हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉन यानी झींगा के सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियों या फिर संवेदी अंगों के बारे में। तो जब हम बात करते हैं संवेदी अंगों के बारे में, तो ये वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं या विशेष अंग होते हैं जो वातावरण में होने वाले फिजिकल या केमिकल चेंजेस को या स्टिमुलेशंस को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का, उनको प्रोसेस करके उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं, जहाँ पे कि उन संवेदनाओं या सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है और समझा जाता है। अगर हम प्रॉन की बात करें तो इसके सेंस ऑर्गन्स को मेनली हम 3 कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि प्रॉन में 3 तरह के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहले होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो कि हैं कंपाउंड आई के फॉर्म में। दूसरे हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो है स्टेटोसिस्ट, कीमो रिसेप्टर नहीं है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। और तीसरा आता है अदर सेंस ऑर्गन, जिसमें ही टच रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स आते हैं इसमें। तो अब एक एक करके इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड आइज़ के बारे में। जो कंपाउंड आइज़ होती हैं वो एंटीरियर पोर्शन के ऊपर, यानी प्रॉन का जो एंटीरियर एंड होता है उसमें सिफेरोथोरैक्स के ऊपर जो कैरापेस होता है वो एक रोस्ट्रम के रूप में आगे की ओर निकला रहता है, और उसके जो बेस होता है उस पर, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रोस्ट्रम है आगे की, और यहाँ पे एक खांच बनी होती है। उस खांच में एक छोटे से स्टॉक के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी आइज लगी रहती हैं। यही होती हैं प्रॉन की कंपाउंड आइज। इन आइज का जो स्टॉक रहता है, यानी जिस बेस के ऊपर ये लगी रहती हैं, वो स्टॉक मूवेबल होता है, यानी वो अपने आइज को मूव कर सकता है। और ये आइज जो होती है इन्हें कंपाउंड आइज कहते हैं या संयुक्त नेत्र कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल आई ना होकर बहुत छोटी छोटी इकाइयों या यूनिट्स का मिलकर बना होता है। और इन इकाइयों को हम नाम देते हैं ओमेटिडिया या फिर नेत्रांशक। यानी एक कंपाउंड आई बहुत छोटी छोटी सिंपल आइज से मिलकर बनती है, और इन छोटी छोटी इंडिविजुअल सिंपल आइज को हम नाम देते हैं नेत्रांशक या फिर ओमेटिडिया। जो प्रत्येक ओमेटिडिया होता है या सारे ओमेटिडिया होते हैं, इनके सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो होती है कॉर्निया की, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे हेक्सागोनल फैसेट्स या खांचे नज़र आ रहे हैं। एक हेक्सागोनल जो फैसेट या खांच होती है वो एक ओमेटिडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये खांच जो होती है, एक सिंगल जो ओमेटिडिया या नेत्रांशक होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग पे जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है वो कॉर्निया होता है, जो एक हेक्सागोन की शेप के अंदर होता है। यानी बाहर से देखने पर हमें ये हेक्सागोन नज़र आता है, और ऊपर से अगर हम एनलार्ज करके कंपाउंड आई को देखें तो वो हमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह नज़र आती है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हेक्सागोनल जो सेगमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। कंपाउंड आइज की जो प्रेजेंस है वो आर्थ्रोपोडा का एक मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इस प्रकार के जो नेत्र होते हैं वो पूरे एनिमल किंगडम में और किसी में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। एक नेत्र कंपाउंड आई के अंदर इन नेत्रांशकों या फिर ओमेटिडिया की संख्या जो होती है लगभग 2500 तक होती है, यानी 2500 के आसपास रहता है नंबर एक नेत्रांशक का एक कंपाउंड आई के अंदर। तो अब एक कंपाउंड आई के हम स्ट्रक्चर को डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम एक सिंगल, जैसे यहाँ पे जो कट में नज़र आ रहा है आपको, ये एक एक जो कोन है ये एक एक नेत्रांशक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है एक सिंगल ओमेटिडिया। यहाँ आप सबसे बाहर की तरफ, ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये इसका अंदर वाला हिस्सा। तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो हमें नज़र आता है कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है वो एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्यूटिकल की बनी हुई होती है। बाहर से या ऊपर से अगर हम देखें तो हमें ये हेक्सागोन की तरह नज़र आती है, और ये वर्गाकार ना होकर षट्भुजाकार होती है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही हमें उसकी आइज़ नज़र आती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो ओमेटिडिया की आउटर लेयर होती है या आउटर कवरिंग होती है जो कि कॉर्निया है, वो एक हेक्सागोन की शेप में होता है। इस कॉर्निया के जस्ट नीचे कॉर्नियोजन सेल्स होती हैं, यानी ये वो सेल्स हैं जो कॉर्निया का निर्माण करती हैं, और ये एक लेंस का फॉर्मेशन करती है। यानी जो कॉर्निया होता है वो बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है और एक लेंस की भांति काम करती है। ये कॉर्नियोजन सेल्स जो होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स का रूपांतरित रूप है, और निर्मोचन के समय
जो आउटर कॉर्निया होता है इसको भी मॉल्टिंग हो जाती है, यानी ये भी उतार दिया जाता है। जैसे मॉल्टिंग क्या होती है, निर्मोचन क्या होता है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है वो अपने बाहरी आवरण को उतार देता है। तो ऐसा करते हुए जो कॉर्निया होता है उसको भी उतारा जाता है, और जब मॉल्टिंग के बाद ये उतर जाता है तो कॉर्नियोजन सेल्स द्वारा नए कॉर्निया का निर्माण कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। जो ओमेटिडिया होता है यानी जो इसकी कंपाउंड आई है उसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है कोन सेल। आप बीच में ये ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं कोन की शेप में, इसे हम बोलते हैं कोन बोलते हैं, और कोन को घेरने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोन सेल्स। आप देख रहे हैं बीच में सेंटर में ब्लू पोर्शन है, और ब्लू पोर्शन के चारों तरफ ये जो ग्रे कलर में आपको लाइनिंग वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं कोन सेल्स। ये एक ओमेटिडिया में 4 कोन सेल्स होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं, और ये कोन को चारों तरफ से घेरी रहती हैं, और कोन का निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। अब इन जो नेत्र होता है उसमें कॉर्निया से कोन कोशिकाओं के सुदूर सिरों तक का भाग जो होता है डाईऑप्ट्रिक रीजन होता है। मतलब कहने का क्या है, कंप्लीट जो ओमेटिडिया होता है उसको लंबाई के अंदर हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है डाईऑप्ट्रिक रीजन यानी अपवर्तन क्षेत्र। तो जो ऊपर वाला भाग है यानी कॉर्निया से स्टार्ट करके कोन सेल्स का जो बेस तक वाला रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं डाईऑप्ट्रिक रीजन या फिर अपवर्तन क्षेत्र। और उससे बाद का यानी यहाँ जहाँ पे बी लिखा हुआ है उससे बाद से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर रीजन या फिर ग्राही क्षेत्र। यानी ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं डाईऑप्ट्रिक रीजन या फिर अपवर्तन क्षेत्र, और नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक उसे हम नाम देते हैं रिसेप्टर रीजन या फिर ग्राही क्षेत्र का हम नाम देते हैं। अब इस क्षेत्र का काम होता है जो भी प्रकाश की किरणें या सूचनाएं आती हैं, दृष्टि की सूचनाएं आती हैं, उनको फोकस करके इस हिस्से के ऊपर डालना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की। ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर में मोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है इस हिस्से को हम नाम देते हैं रैब्डोम। यानी बाहर की ओर जो कोशिकाएं होती हैं, जो शंकु कोशिकाएं के अंदर की ओर से एक, यानी ये शंकु कोशिकाएं होगी, कोन सेल्स होगी, उसके नीचे की ओर से एक लंबी छड़नुमा स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम रैब्डोम सेल्स कहते हैं। और इनका जो सिक्रीशन है, इनको घेरने वाली लंबी 7 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कि हम नाम देते हैं रेटिनल सेल्स। इन रेटिनल सेल्स द्वारा इस रैब्डोम का सिक्रीशन किया जाता है। याद रखिए कोन का सिक्रीशन कोन सेल्स द्वारा होता है और कोन सेल्स 4 होती हैं, जबकि रैब्डोम का सिक्रीशन रेटिनल सेल्स द्वारा होता है और ये संख्या में 7 होती हैं। रैब्डोम और रेटिनल जो सेल्स हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा मिलके इसका जो ग्राही क्षेत्र है या फिर रिसेप्टर रीजन है उसका निर्माण करती हैं। और ये एक एंड के ऊपर इसके नर्व फाइबर्स का गुच्छा जो है वो पाया जाता है जिसके थ्रू ये आगे की ओर बढ़ते हुए ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है क्रोमेटोफोर्स यानी वर्ण की कोशिकाएं। प्रत्येक ओमेटिडिया जो होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें कि हम वर्ण की कोशिकाएं पिगमेंट सेल्स या क्रोमेटोफोर कहते हैं, के द्वारा आप कह सकते हैं ढका रहता है या पृथक भी रहता है। यानी 2 ओमेटिडिया के बीच भी, यहाँ भी इसके तरफ एक ओमेटिडिया है, इस तरफ भी ओमेटिडिया है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कोन सेल्स और रेटिनल सेल्स के अंदर वाले जो पूरा हिस्सा है उसको दूसरे ओमेटिडिया से सेपरेट करने का काम ये पिगमेंट सेल्स जो होती हैं वो करती हैं। और ये जो है प्रकाश की मात्रा के अनुसार फैलती या सिकुड़ती हैं। यानी प्रकाश की जो मात्रा जो है वो डिसाइड करेगा कि इनका जो विस्तार क्षेत्र है वो कितना होगा। ये फैली हुई अवस्था में होंगी या फिर सिकुड़ी हुई अवस्था में होंगी। यहाँ जो 2 साइड में डायग्राम्स दिखा रखे हैं वो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं इसके कट को। यानी कोन सेल वाले रीजन से जब कट किया हुआ है इसको, तो यहाँ डायग्राम नहीं नजर आ रहा है, हमें बीच में कोन नजर आ रहा है और साइड में कोन सेल्स हैं, और इसको कवर करने वाली जो आइरिस पिगमेंट सेल्स हैं। और नीचे वाले हिस्से से जब कट करा है इसको, तो बीच में रैब्डोम और 7 रेटिनल सेल्स हैं, और उनको भी कवर करने वाली बहुत सारी जो पिगमेंट सेल्स हैं, रेटिनल पिगमेंट शीट्स हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नेत्र जो होते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। कंपाउंड आइज जो होती हैं उनमें जो नेत्र की प्रणाली होती है, यानी नेत्र के काम करने की जो प्रक्रिया होती है थोड़ी जटिल होती है।
और इसमें जो फोकस करने की जो क्षमता है और बिंब की स्पष्टता भी जो होती है कम होती है, यानी जो इमेज है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनती है। लेकिन इस तरह का जो नेत्र है वो पेरिफेरल रीजन को समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब नेत्र, क्योंकि नेत्र रंध्र के ऊपर टिका हुआ होता है और नेत्र रंध्र जो है वो मूव कर सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छे से चारों तरफ देख पाते हैं। अब इनसे जो विजन बनता है उसको हम मोज़ेक विजन कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई एक सिंगल इमेज है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर होती है, हमें अपने सामने का जो कोई भी दृश्य है वो एक सिंगल इमेज की फॉर्म में नज़र आता है, हमें बीच में ये टुकड़ों में बटा हुआ नज़र नहीं आता। परंतु इंसेक्ट्स में, जिनमें कि कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, उनके अंदर जो विज़न होता है वो मोज़ेक होता है, यानी उनके सामने की जो भी इमेज होती है वो उन्हें टुकड़ों में बटी हुई नज़र आती है कंप्लीट। और ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर, जैसे अगर हम टूटे हुए कांच में प्रतिबिंब देखें तो हर टुकड़े में एक प्रतिबिंब का छोटा सा हिस्सा नज़र आता है और कंप्लीट सारे टुकड़े मिलकर एक कंप्लीट इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। सेम उसी तरीके से लगभग आर्थ्रोपोडा में भी हर ओमिटिडिया एक सिंगल इमेज की फॉर्मेशन करता है और फिर उन सभी इमेजेस को आपस में मर्ज करके एक कंप्लीट इमेज की फॉर्मेशन की जाती है। अब प्रकाश की मात्रा के आधार पर जो विजन होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी जो इमेज बनती है वो दो प्रकार से बनती है। इन्हें नाम दिया जाता है एपोजिशन इमेज और सुप्रापोजिशन इमेज। एपोजिशन इमेज यानी स्तराधान प्रतिबिंब और सुप्रापोजिशन इमेज मतलब अध्यारोहण बिंब। अब एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे एपोजिशन इमेज के बारे में। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल, अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉर्निया, और जो कॉन सेल्स होती है यानी जो उसका डायोप्ट्रिक रीजन होता है उसको, और ये जो नीचे वाली लाइन स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है रेबडॉम को। तो जिस वक्त सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ होता है उस वक्त दो ओमेटिडिया को पृथक करने वाली जो पिगमेंट सेल्स होती हैं वो फैलकर, लंबाई के अंदर फैलकर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, यानी डायोप्ट्रिक रीजन और रिसेप्टर रीजन के चारों तरफ जो पिगमेंट सेल्स पाई जाती हैं वो लंबाई में बढ़कर कंटिन्यूस शीट का निर्माण करती हैं जो एक ओमेटिडिया को दूसरे ओमेटिडिया से कंप्लीटली सेपरेट करता है। तो इसमें हो क्या रहा है, मेनली आपको क्या समझना है कि ये प्रकाश की किरण किसी एक स्रोत से लाइट आ रही है, वो कॉर्निया से टकराएगी। लाइट तो अब हर दिशा में फैलती है, तो हर दिशा के कॉर्निया से या फिर आसपास के सभी कॉर्निया से वो टकराएगी। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि कॉर्निया से टकराकर वो लाइट जो है वो रेबडॉम पे जा रही है। तो इस कॉर्निया से टकराने वाली इमेज जो है या जो लाइट है वो इस रेबडॉम द्वारा ग्रहण की जा रही है, यानी ये रेबडॉम संवेदनाओं को केवल इस ओमेटिडिया या फिर इस डायोप्ट्रिक रीजन से ही ग्रहण कर रहा है। जब इस साइड वाले ओमेटिडिया से लाइट रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर इस पास वाले रेबडॉम पे आने की कोशिश करती है तो बीच के अंदर पिगमेंट सेल की शीट्स होने के कारण वो शीट जो है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि एक सिंगल ओमेटिडिया के रेबडॉम पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उसी के कॉर्निया या डायोप्ट्रिक रीजन से आने वाली रोशनी होती है। जो आसपास के ओमेटिडिया से आने वाली लाइट होती है वो उसके रेबडॉम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ओमेटिडिया के दोनों तरफ प्रेजेंट जो शीट होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। सुपरपोजिशन इमेज या फिर जिसे हम अध्यारोहण बिंब भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो लो लाइट होती है या रात का समय होता है जिस वक्त की प्रकाश की तीव्रता या तो बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, तो उस समय ओमेटिडियाज को पृथक करने के लिए जो पिगमेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं इस प्रकार से कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि पिगमेंट लेयर ने एक कंटिन्यूस लेयर बना ली है जो कि दो ओमेटिडिया को पृथक कर रही है, उसकी जगह ये अपनी अपनी जगह पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण कि जो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट या एक दूसरे के सानिध्य में उपस्थित जो ओमेटिडिया होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते या अलग नहीं होते हैं, तो उनके बीच की जो बैरियर होती है वो बैरियर ख़त्म हो जाती है। इस बैरियर के ख़त्म होने से क्या होता है कि जो लाइट की इमेज कॉर्निया से होकर रेबडॉम पर पड़ती है वो उस कॉर्निया यानी जिस ओमेटिडिया का वो कॉर्निया है या रेबडॉम है, तो उसी के कॉर्निया से होने वाला यानी उसी ओमेटिडिया के कॉर्निया से निकलने वाली रेज तो रेबडॉम तक पहुंचती ही पहुंचती है, बल्कि जो आसपास के
कॉर्निया या ओमिटिडियम के कॉर्निया होते हैं उनसे परावर्तित होने वाली जो किरणें होती हैं प्रकाश की, वो भी जो है सेंटर वाले या दूसरे रेबडोम्स तक पहुंच पाती है। यहाँ डायग्राम में एक पे दिखाया गया, पर यहाँ ऐसा कैसे होता है कि इस ओमिटिडिया के रेबडोम पर भी यहाँ से हर जगह से लाइट आएगी, इस रेबडोम पर भी आसपास के ओमिटिडिया के कॉर्निया से परावर्तित होने वाली रोशनी पहुँचती है। इसका मतलब क्या है कहने में कि एक रेबडोम पर पहुँचने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो उसी के कॉर्निया वाली किरणें ना होकर आसपास के कॉर्निया से भी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तित होकर रेबडोम तक पहुंचती है। ऐसा होने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एक सतत प्रतिबिंब बनता है, जिसे कि हम सुपरापोजिशन इमेज या फिर अध्यारोहण बिंब कहते हैं। हालांकि ये एक कंटिन्यूअस इमेज है, जैसे यहाँ पे थी इमेज टुकड़ों में बटी हुई बनती थी, लेकिन यहाँ इमेज कंटिन्यूएशन में बनती है, परंतु इमेज जो होती है वो ज़्यादा चमकीली या शार्प ना होकर थोड़ी धुंधली होती है। इससे जो जीव होते हैं उनको थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो जाता है अपने आसपास की वस्तुओं का, परंतु वो बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं बना पाते। इस तरह के जो नेत्र होते हैं वो मॉथ और जो जुगनू होते हैं उनमें तो स्थायी प्रकार से पाए जाते हैं, और बाकी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में दिन और रात के हिसाब से जो इमेज बनने का प्रोसेस है बदलता रहता है। अगर हम बात करें एपोजिशन इमेज की या स्तराध्वन प्रतिबिंब की, तो ये जो इमेज होती है वो तितलियों में तो है परमानेंटली बनती है, मतलब इन तितलियों में हमेशा इसी प्रकार की इमेज बनेगी, इसलिए तितलियां जो होती हैं वो रात के समय नहीं देख सकती, क्योंकि वो इसी प्रकार की इमेज का इस्तेमाल या मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती हैं। और जो जुगनू होते हैं वो हमेशा सुपरापोजिशन इमेज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो जीव होते हैं जिनमें कि कंपाउंड आइज पाई जाती हैं वो दिन में तो ऑपोजिशन इमेज और रात के समय सुपरापोजिशन इमेज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले संवेदांग यानी स्टेटोसिस्ट के बारे में। स्टेटोसिस्ट, जिसको कि संतुलन पुटी भी कहा जाता है, ये एक जोड़ी सफ़ेद जो माला के मोती होते हैं उनके हिसाब से दिखने या उसकी तरह दिखने वाली चीज़ है, जो कि एंटीन्यूल के कॉक्सा या प्री कॉक्सा वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर चिपकी हुई पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट बेसिकली एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसमें होता क्या है कि यहाँ इसके अंदर यानी जो पूरी जो मटर के दाने जैसी संरचना होती है उसके अंदर की ओर एक खोखली, आप कह सकते हैं कैविटी होती है, जिसपे बहुत सारे संवेदी शूक लगे होते हैं। ये जो आप लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, ये संवेदी शूक होते हैं, और बीच के अंदर एक क्रिस्टल पाया जाता है, एक गोल लगभग गोल क्रिस्टल पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं स्टेटोलिथ। बैलेंस की अवस्था में यानी जब जीव एक सामान्य रूप से बैलेंस अवस्था में है, अपने संतुलित अवस्था में है, तब ये जो शूक होते हैं चारों तरफ, उसके केंद्र के अंदर ये स्टेटोलिथ प्रेजेंट होता है, जो कि सैंड ग्रेन्स का बना होता है, मिट्टी के कणों का बना होता है। और ये किसी भी साइड के यानी इस स्टेटोलिथ की जो पूरी कवरिंग है इसके किसी भी साइड के जो शूक या सीटी होते हैं उनसे टकरा नहीं रहा होता। लेकिन जैसे ही एनिमल अपने सामान्य अवस्था से थोड़ा हिलता डुलता है या थोड़ा अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो ये स्टेटोलिथ किसी भी एक साइड के जो सीटी होते हैं, सेंसरी सीटी होते हैं, उनसे टकरा जाता है, और पता लग जाता है जीव को कि हाँ इस साइड के सीटी टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इस तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा झुक रहा हूँ, तो वो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली सेट कर लेता है। यानी वो उस अवस्था में रहने की कोशिश करता है जिस अवस्था में उसका स्टेटोलिथ उसके सेंसरी सीटी से किसी भी डायरेक्शन में ना टकरा रहे हों। यानी जिस वक्त वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं टकरा रहे हैं, इसका मतलब जीव जो है पूर्णतः संतुलित अवस्था में है। और अगर वो थोड़ा सा भी टकरा रहे हैं, इसका मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मुड़ना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टैंगो रिसेप्टर्स या फिर टच रिसेप्टर्स की। टच रिसेप्टर्स, जिनको हम स्पर्शग्राही भी कहते हैं, इनमें जो सुनने वाले रिसेप्टर्स नहीं आते, इसमें सिर्फ टच के रिसेप्टर्स ही आते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स आते हैं इसके अंदर। और जैसे ही इनके जो ब्रिसल्स होते हैं, इनसे कोई भी या बाब्स होते हैं, इनसे कोई भी चीज़ टकराती है तो इनको इसकी सेंसेशन मिल जाती है, और उस सेंसेशन का इस्तेमाल वो उस चीज़ की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जानने के लिए करते हैं। इसका शाफ्ट जो होता है वो नीचे से, यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है वो इसकी शाफ्ट है, नीचे फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मेन बॉडी या क्यूटिकल से जुड़ा हुआ है, बीच में यहाँ से इसके नर्व फाइबर्स निकलते हैं और ये बाब्स होते हैं, और ये बाब आगे की ओर पीछे से मोटा होता है और आगे की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है, और दोनों साइड्स पर जो है शूक या फिर सीटी पाए जाते हैं, बाब्स पाए जाते हैं। ये स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं।
फिर आते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये केमिकल स्टिमुलेशंस या फिर जो स्मेल होती है उसका स्टिमुलेशन ग्रहण करते हैं या समझते हैं। और ये फ्लैजिला जो होते हैं यानी जो लघु श्रृंगिकाएँ होती हैं उनके फ्लैजिला ऑफ एंटीन्यूज जो होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। ये गिल कोशों की भित्ति के अंदर की ओर पाए जाते हैं और ये आने वाले यानी गिल कोशों में आने वाले पानी की केमिकल स्ट्रक्चर को या केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि पानी जीव के लिए सुरक्षित है या नहीं है। इसमें अंदर ये एक ब्लेड है इसका, ये इसका मेन शाफ्ट है और इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड और एक शाफ्ट होता है और इससे नीचे की ओर नर्व्स निकलती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाकर संवेदनाओं को पहुंचाती है। इसके अलावा भी एक और तरह के संवेदांग भी पाए जाते हैं प्रॉन के अंदर जिनको हम नाम देते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स या फिर स्वांतरग्राही। ये पूरे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और इंटरनल जो मसल मूवमेंट होती है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की जितनी भी मूवमेंट होती है, इंटरनल मूवमेंट को समझने का और उसके जो संवेदनाएं हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स या फिर स्वांतरग्राही करते हैं।